अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। बड़ा अहम तरीन टॉपिक है। इस इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर में बच्चे हमने एक तो वाटर के कुछ जर्नल पॉइंट्स पढ़ने हैं। दूसरे नंबर पर वाटर की बहुत सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करना है। सबसे पहले हम इसकी अबंडेंस को देख लेते हैं कि दुनिया के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी के अंदर सबसे कसरत के साथ जो पाया जाने वाला कंपाउंड है दैट इज वाटर। कितना मौजूद होता है? 70% बाई वेट। ये 70% बाई वेट ना सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर मौजूद होता है बल्कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाने वाले तमाम सेल्स के अंदर भी इसकी परसेंटेज एवरेज 70% ही होती है। नेक्स्ट दूसरे नंबर पर है वाटर एक्ट्स एज मीडियम ऑफ लाइफ। जिंदगी का ये एक मीडियम है। अब यहाँ पर मीडियम से मुराद क्या है? इस मीडियम को हम दो अलग अलग अंदाज से एक्सप्लेन करेंगे। पहले नंबर पर जो बात हम करते हैं बच्चे वो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट की। दुनिया के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अगर हम इनका हैबिटेट या इनके लाइफ के मीडियम को देखें तो वो दो टाइप का होता है। नंबर वन टेरेस्ट्रियल, नंबर टू एक्वेटिक। यानी कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अपनी सारी जिंदगी पानी के अंदर ही गुजारते हैं जैसे फिशेज हैं और उनकी सारी रिक्वायरमेंट इसी उसी पानी से ही पूरी होती है। तो वो जो पानी है वाटर है दैट इज मीडियम ऑफ लाइफ फॉर फिशेज। अगर उन फिशेज को उनके मीडियम से हम अलग कर देंगे तो बच्चों वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा बाकी जैसे हम लोग हैं हमारा जो मीडियम है दैट इज लैंड, टेरेस्ट्रियल मीडियम है। हमारी लाइफ की टोटल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इसी लैंड से ही पूरी होती हैं। अगर कोई हमें इस लैंड मीडियम से हटा के रिमूव करके निकाल के पानी के अंदर फेंक दे तो डेफिनेटली वहां पर हम लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। वजह उसकी क्या है? वाटर हमारा मीडियम ऑफ लाइफ है ही नहीं। हमारी लाइफ की जो रिक्वायरमेंट है वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट से पूरी हो ही नहीं सकती। इसी वजह से हम कहते हैं कि जहां लैंड एक मीडियम के तौर पर एक्ट करती है वहीं साथ वाटर भी एक मीडियम ऑफ लाइफ के तौर पर एक्ट करता है। दूसरे नंबर पर एक्सप्लेन करने का बच्चे एक और वे भी है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं इनमें हर टाइम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती रहती हैं, केमिकल रिएक्शंस जारी रहते हैं और इन केमिकल रिएक्शंस के दौरान डिफरेंट एंजाइम अपना वर्क करते हैं और तमाम के तमाम एंजाइम ये वाटर की मौजूदगी में ही रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं और तमाम केमिकल रिएक्शंस इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर ही होते हैं। अगर सेल्स के अंदर वाटर मौजूद ना हो तो केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो जाएंगे, एंजाइम काम करना छोड़ देंगे और उसके बाद सेल डेथ कर जाएगा, सेल की डेथ हो जाएगी। वाटर की जो परसेंटेज है बच्चे वो वेरी करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। एवरेज इसकी परसेंटेज 65 से 89 तक होती है। हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन सेल्स में वाटर की परसेंटेज सबसे ज्यादा होती है ऑलमोस्ट 85%। और इसी तरीके से जेलीफिश जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है इनकी बॉडी को बनाने में 99% वाटर ही इन्वॉल्व होता है। यही वजह है कि जेलीफिश की जो बॉडी होती है दैट इज ट्रांसपेरेंट। हमारी जो निगाह है उसकी बॉडी से आर पार हो जाती है, ट्रांसपेरेंट शफाफ बॉडी होती है ड्यू टू अबंडेंस ऑफ वाटर। इसी तरीके से बच्चे हमारी बॉडी के अंदर जो बोन सेल्स हैं उनमें वाटर की परसेंटेज सबसे कम होती है। कितनी? 20%। प्लांट्स के अंदर जो सीड्स मौजूद होते हैं, सीड्स बनते हैं, उनके सेल्स में भी वाटर की परसेंटेज बहुत कम होती है। कितनी? ऑलमोस्ट 20%। ओवरऑल अर्थ प्लेनेट पर वाटर की जो परसेंटेज है दैट इज 73। वाटर की बच्चे एक और अहम तरीन खूबी ये भी है कि वाटर इज इन्वॉल्व इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल। यानी जब माइक्रो मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज होते हैं तो उसमें वाटर इन्वॉल्व होता है। अभी हाइड्रोलाइज होने से मुराद है कि देखिए बच्चे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये है माइक्रो मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके माइक्रो मॉलिक्यूल्स में तब्दील कर देते हैं। मसलन कार्बोहाइड्रेट एक माइक्रो मॉलिक्यूल है और इस कार्बोहाइड्रेट माइक्रो मॉलिक्यूल को बनाने में जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं नॉर्मली वो ग्लूकोज होते हैं। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज
और उसके नतीजे में बिग मॉलिक्यूल बन जाते हैं। अगर हम ऐसे बिग कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करना चाहें तो इनके अंदर मौजूद ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, और उसको तोड़ने के लिए वाटर ही इन्वॉल्व होता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि स्प्लिटिंग अप ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट, वाटर जो है एक्ट करता है एज अ रॉ मटेरियल इन फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के अगर प्रोसेस को देखें तो उसमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, और यही रिएक्टेंट फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल कहलाते हैं। विदाउट वाटर नो फोटोसिंथेसिस विल टेक्स प्लेस। और एंजाइम जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ वाटर की मौजूदगी में ही रिएक्शंस को कैटालाइज करवाते हैं। बच्चे, वाटर के मेन पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद हम वाटर की कुछ स्पेशल फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करते हैं। उन स्पेशल फिजिकल प्रॉपर्टीज में से जो पहली प्रॉपर्टी जिसको डिस्कस करना है दैट इज सॉल्वेंट प्रॉपर्टी। आप लोगों ने कई बार पढ़ा हुआ है कि वाटर एक्ट्स एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं? कि दुनिया के अंदर जितने भी सॉल्वेंट मौजूद हैं उन तमाम में से सबसे ज्यादा वाटर ही वो सॉल्वेंट है जो सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करने की एबिलिटी रखता है। इसके अलावा बाकी जो सॉल्वेंट है जैसे बेंजीन है या क्लोरोफॉर्म है या कोलेस्ट्रॉल है, इनके अंदर इतना ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता। अब वाटर के अंदर ये जो खसूसी एबिलिटी प्रोड्यूस हुई है किस वजह से हुई है? ड्यू टू इट्स हाई पोलैरिटी। इसकी हाई पोलैरिटी की वजह से। अब ये हाई पोलैरिटी है क्या, कैसे एस्टेब्लिश होती है, इसको पहले जरा डिस्कस कर लेते हैं। बच्चे, वाटर के एक मॉलिक्यूल में दो एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एलिमेंट के दो एटम्स, ऑक्सीजन एलिमेंट का एक एटम आपस में कंबाइन होते हैं, वाटर के एक मॉलिक्यूल को बनाते हैं। आपस में ये कंबाइन कैसे होते हैं? डेफिनेटली थ्रू बॉन्डिंग होती है। और इनमें बॉन्डिंग कौन सी होती है? दैट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग। और कोवेलेंट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनती है। हाइड्रोजन का एक एक एटम एक एक इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का एक एटम भी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, और इनकी शेयरिंग से दो इलेक्ट्रॉन पेयर बनते हैं। और चूंकि ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स की वजह से बनता है, इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग से बनता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, इसी वजह से इसका कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। अब यहां पर जरा डायग्राम में देखिएगा कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना ऑक्सीजन के ज्यादा नजदीक मौजूद हैं और हाइड्रोजन से ये दूर। उसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इट इज द पावर टू गेन इलेक्ट्रॉन, टू पुल इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चूंकि ज्यादा है, लिहाजा यह इलेक्ट्रॉन पेयर को ज्यादा पुल करता है बनिस्बत हाइड्रोजन के। यही वजह है कि यह दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन के बिल्कुल नजदीक होते हैं। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन के बिल्कुल नजदीक ना होते, ये सेंटर में यहां पर मौजूद होते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन ऐसा होता नहीं। बोथ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर पुल्ड मोर टुवर्ड्स ऑक्सीजन एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। अब आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज है दैट इज नेगेटिव। चूंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा नजदीक पहुंच जाते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, और इलेक्ट्रॉन के ज्यादा नजदीक आने की वजह से ऑक्सीजन एटम पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज कहलाता है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो एटम है मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपने अंदर गेन नहीं कर सकता। ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन के साथ भी अटैच होते हैं, लिहाजा एक एंड बन जाता है जिसको हम कहते हैं पार्शियल नेगेटिव एंड, जो कि ऑक्सीजन की साइड पर बनता है, ऑक्सीजन एटम की साइड पर बनता है। अब अगर इसके मुकाबले में हम हाइड्रोजन को डिस्कस करते हैं तो बच्चे, हाइड्रोजन से चूंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को वो ज्यादा लूज कर देता है, यही वजह है कि इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज नहीं आता।
वजह उसकी क्या है? क्योंकि अब भी ये हाइड्रोजन एटम उस दोनों ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं इनके ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं, अपनी तरफ पुल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। कंप्लीटली दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर जो ना दोनों हाइड्रोजन एटम से लूज नहीं होते। इसी वजह से इन दोनों हाइड्रोजन के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो अगर हम ये देखें कि एक वाटर मॉलिक्यूल में टोटल पोल्स कितने बनते हैं? 3 बनते हैं। वन इज कॉल्ड पार्शियल नेगेटिव एंड अदर 2 विल बी कॉल्ड एज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इन चार्जेस की वजह से, यानी इन ये जो अपोजिट चार्जेस हैं, इन अपोजिट चार्जेस को हम पोल्स का नाम देते हैं। इन पोल्स के बन जाने की वजह से हम कहते हैं वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, कि एक एंड पर पार्शियल नेगेटिव और दूसरे एंड पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डिवेल्प होते हैं, और इसी वजह से ये पोलर मॉलिक्यूल कहलाता है। और जो पोलर मॉलिक्यूल होता है दैट इज एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर पोलर सब्सटेंसेस। इसके अलावा बच्चे एक और चीज है कि ये जो बॉन्ड बनता है ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, इसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब कोवेलेंट बॉन्ड चूंकि पोलर मॉलिक्यूल के अंदर बन रहा है, इसी वजह से इसका हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का नाम भी दे देते हैं। अब नेक्स्ट बच्चे ये देखते हैं, ड्यू टू इट्स हाई पोलैरिटी, इसकी इसी हाई पोलैरिटी की वजह से इट एक्ट्स एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और हाई पोलैरिटी एस्टेब्लिश होने में रोल किसका है? कोवेलेंट बॉन्ड का है। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखा जाए तो दैट इज 3.5, और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये है 2.2। अब यहां से आप खुद देख लें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन की ज्यादा है। यही वजह है कि यह इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज मोर टुवर्ड्स ऑक्सीजन। इसके साथ ही ये दूसरी एक और डायग्राम भी मौजूद है आप लोगों के सामने, वाटर मॉलिक्यूल की है। इसमें एरो से आप लोगों को आइडिया लग रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो ना ये ऑक्सीजन की तरफ मूव करता है, और इनके दरमियान ये जो बॉन्ड है इसका पूरा नाम हो जाता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और जो वाटर का मॉलिक्यूल है इसके ऊपर एज अ होल कोई चार्ज नहीं होता, इसी वजह से इसका हम न्यूट्रल का नाम भी देते हैं, दैट इज ओवरऑल अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। नेक्स्ट बच्चे कुछ और पॉइंट्स हैं कि वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, ये भी आप लोगों को बता दिया है कि वाटर के एक मॉलिक्यूल में वन जो है स्लाइटली नेगेटिव पोल है एंड 2 स्लाइटली पॉजिटिव पोल है। और इसी इन्हीं पोल्स के बन जाने की वजह से वाटर के बारे में कहा जाता है कि इट इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर पोलर सब्सटेंसेस। और इसके साथ ही जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं या इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके लिए भी ये एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट होता है। आयनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जैसे सोडियम क्लोराइड है, कि जब सोडियम क्लोराइड को पानी के अंदर डाल दिया जाता है तो सोडियम क्लोराइड के जो मॉलिक्यूल हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। किन में? आयंस में, सोडियम आयंस में और क्लोराइड आयंस में। इसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये भी डिसोसिएट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं व्हेन दे आर poured into वाटर। जो नॉन पोलर या नॉन आयनिक सब्सटेंसेस होते हैं जिनके ऊपर चार्ज ग्रुप मौजूद, अगर उनको भी हम पानी के अंदर डाल दें तो यह मॉलिक्यूल्स भी डिस्पर्स हो जाते हैं, यानी डिजॉल्व हो जाते हैं। सच कंपाउंड्स व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, जब ऐसे कंपाउंड को पानी में डाला जाता है, डिसोसिएट इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ये टूट कर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में तब्दील हो जाते हैं and are in more favorable state to react with other molecules and ions। और जब ये आयंस पॉजिटिव और नेगेटिव बन जाते हैं तब बच्चों ये पानी के अंदर रैंडमली एंड रैपिडली मूवमेंट करते हैं। और जब ये मूवमेंट करते हैं तो फिर इन आयंस का जो टकराव होता है वाटर के अंदर दूसरे मॉलिक्यूल्स और आयंस के साथ, उनके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे जैसे ये इनका टकराव इंक्रीज होता जाएगा, चांसेस बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे रिएक्शंस भी होते रहेंगे, जारी रहेंगे। ड्यू टू दिस एक्टिविटी, यानी आयंस
जब बन जाते हैं ये दूसरे आयंस और मॉलिक्यूल्स के साथ टकराते हैं। तो इस तरह की ये जो एक्टिविटीज होती हैं इनकी वजह से बच्चे केमिकल रिएक्शंस एक्वस इन्वायरमेंट के अंदर होते हैं, और यही केमिकल रिएक्शन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल के लिए जरूरी होते हैं। नेक्स्ट बच्चे है वाटर एक्ट्स एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम ड्यू टू इट्स सॉल्युबिलिटी। यानी जब मॉलिक्यूल्स वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं, तब वाटर जो है इन्हीं मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। अब इसकी सिंपल सी एग्जांपल हम ब्लड की दे देते हैं कि ब्लड के अंदर अगर हम देखें तो 90% वाटर होता है। जब भी हम कोई चीज खाते हैं या पीते हैं तो बच्चों डेफिनेटली ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड के अंदर चीजें मूवमेंट करती हैं, और अगर उन चीजों के अंदर ये साल्ट्स यानी आयनिक कंपाउंड्स मौजूद होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद होंगे या पोलर सब्सटेंसेस मौजूद होंगे, तो डेफिनेटली ये ब्लड के अंदर मौजूद वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। जब डिजॉल्व हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली फिर जो ब्लड है इन तमाम सब्सटेंसेस को हमारी सारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि वाटर एक्ट्स एज ट्रांसपोर्ट मीडियम। यानी जब हम साल्ट्स को इस्तेमाल करते हैं अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं, साल्ट हमारी बॉडी के अंदर जब ब्लड में एंटर होता है तो उस वक्त उसकी जो डेसोसिएशन है उसकी वजह से साल्ट्स आयंस में तब्दील हो जाते हैं, और ब्लड इन साल्ट्स को आयंस की फॉर्म के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि वाटर एक्ट्स एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम। ऑल एंजाइम वर्क इन एक्वस मीडियम। तमाम एंजाइम इसी एक्वस मीडियम के अंदर ही काम करते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, जैसे प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं। यह वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, और इनका इनसॉल्युबल ना होना भी हमारे लिए फायदा मिलता है। कौन सा फायदा मिलता है इनसे? दीज सब्सटेंसेस हेल्प टू मेंटेन मेम्ब्रेन्स विच मेक कंपार्टमेंट इन द सेल। अगर हम बच्चे अपने सेल्स को देखें तो सेल्स के अंदर डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं। सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, सेल्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सेल्स के अंदर गोल्गी कॉम्प्लेक्स, और ये सारी ऑर्गेनीज वो हैं जिनके आसपास मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं, और इन मेम्ब्रेन्स की वजह से सेल्स के अंदर छोटे 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 कंपार्टमेंट्स यानी चैम्बर्स बने हुए होते हैं। अब इन मेम्ब्रेन्स के अंदर और बाहर वाटर मौजूद होता है, लेकिन सारी जिंदगी ये मेम्ब्रेन उस वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं हो सकती। उसकी वजह क्या है कि इन मेम्ब्रेन्स को बनाने वाले सब्सटेंसेस नॉन पोलर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जब केमिकल कंपोजिशन हम स्टडी करते हैं तो उसके अंदर ये चीज पढ़ते हैं कि प्रोटीन्स इतने परसेंट होती है, लिपिड्स के मॉलिक्यूल इतने परसेंट होते हैं, और ये दोनों नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, और इन्हीं की वजह से ही ये मेम्ब्रेन्स बनती हैं। सेल्स के अंदर कंपार्टमेंट्स होते हैं, और ये मेम्ब्रेन्स वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं हो सकते। अगर इन मेम्ब्रेन्स को बनाने वाले सब्सटेंसेस पोलर होते तो बच्चों फिर ये मेम्ब्रेन्स वाटर में डिजॉल्व हो जाती हैं, सेल को बॉडी के अंदर मेंटेन भी नहीं किया जा सकता, सेल डिजॉल्व हो जाते हैं, और लिविंग ऑर्गन की लाइफ पॉसिबल भी ना रहे। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम अपनी बॉडी को देखें तो हमारी बॉडी में ये जो स्किन मौजूद होती है, स्किन को बनाने वाले सब्सटेंसेस भी मोस्टली कौन से होते हैं? नॉन पोलर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। यही वजह है कि जब हमारी स्किन पर पानी गिरता है तो हमारी स्किन को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि स्किन को बनाने वाले सब्सटेंसेस नॉन पोलर ऑर्गेनिक होते हैं, और ये सब्सटेंसेस वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं हो सकते। नेक्स्ट बच्चे एक और वाटर की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ताल्लुक भी वाटर के अंदर पोलैरिटी के साथ है। यानी हम कहते हैं कि पानी के अंदर ये जो सॉल्युबिलिटी है डिपेंड करती है पोलैरिटी पर। तो इसी तरीके से ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसका भी बड़ा गहरा ताल्लुक होता है वाटर की सॉल्युबिलिटी से। अब आप लोगों के सामने ये देखिए वाटर का एक मॉलिक्यूल मौजूद है। इस वाटर के मॉलिक्यूल में बच्चे एक ऑक्सीजन एटम है, और उसके साथ ही ये दो हाइड्रोजन एटम भी हैं। यानी कि ये ऑक्सीजन एटम है जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और ये दो हाइड्रोजन एटम हैं
जिनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब इन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर तो चार्जेस मौजूद हैं, पोल्स मौजूद हैं, और इनके अंदर जो है ना बॉन्ड हैं। कौन से बॉन्ड हैं? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अगर किसी मीडियम के अंदर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल इकट्ठे मौजूद हों, तो बच्चों उन बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम दे देते हैं। अब आप लोग के सामने ये एक मीडियम है, इस मीडियम के अंदर देखिए बच्चे, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, और इसके साथ ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, और उसके बाद फिर आप ये देखिएगा ये तीसरा वाटर मॉलिक्यूल है, ये चौथा वाटर मॉलिक्यूल है। ऐसे बेशुमार वाटर मॉलिक्यूल एक मीडियम के अंदर मौजूद है। अब इस मीडियम के अंदर इन वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, इस बॉन्डिंग को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम क्यों देते हैं? क्योंकि इस बॉन्ड की एक साइड पर हमेशा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है हाइड्रोजन का। जो हाइड्रोजन एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मौजूद है वो एक एंड पर होता है, जबकि दूसरे एंड के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम हमेशा डॉटेड लाइन से शुरू करते हैं। वजह उसकी क्या है कि ये वो बॉन्डिंग है जो कि वीक बॉन्डिंग, थोड़ी सी भी अगर हीट मिल जाए तो ये बॉन्डिंग टूट जाती है, वाटर के मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाते हैं और इवेपोरेट हो जाते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसकी वजह से भी वाटर के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिवेल्प हो जाती हैं, बहुत सारे करेक्टर जो है ना वो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। अब अच्छा, अगर हम इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हवाले से कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करना चाहें, तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है इसकी डेफिनेशन। These hydrogen bondings are actually intermolecular forces of attraction। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब ये है कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में मौजूद होती हैं, नॉट विद इन वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल के अंदर नहीं, वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान में होती हैं। और इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर के कौन कौन से अहम तरीन रोल हो सकते हैं? वो है जो रोल को हम जब डिस्कस करते हैं तो वाटर की हम 3 स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं। वाटर की 3 स्टेट्स के बारे में। पहली वाटर की जो स्टेट हमने डिस्कस करनी है दैट इज लिक्विड स्टेट, यानी कि लिक्विड फॉर्म के अंदर वाटर मौजूद होता है। और इस लिक्विड फॉर्म के अंदर वाटर को मेंटेन करने में बच्चे इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही रोल होता है। अगर फेवरेबल टेम्परेचर हो, जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर फेवरेबल 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो इस टेम्परेचर के ऊपर वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमीडिएट होती है, यानी कि दरमियानी कंडीशन में मौजूद होती है। ना बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और ना ही बहुत कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और इस दरमियान वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर लिक्विड स्टेट के अंदर मेंटेन रहता है। और जब वाटर लिक्विड स्टेट के अंदर मेंटेन रहेगा, डेफिनेटली इट विल एक्ट एज ट्रांसपोर्ट मीडियम। इसी तरीके से अगर किसी मीडियम के अंदर वाटर के दरमियान में, वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में ये फोर्सेस ज्यादा क्वांटिटी के अंदर मौजूद हैं, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर ज्यादा क्वांटिटी के अंदर मौजूद हो, तो तब क्या होता है? तब जो वाटर की जो स्टेट है वो चेंज हो जाती है। वाटर लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, और उस वक्त इस वाटर को हम आइस का नाम देते हैं। और ये कब होता है? जब टेम्परेचर लो हो जाए। लो टेम्परेचर पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तादाद इंक्रीज होती है और वाटर की स्टेट लिक्विड से सॉलिड में शिफ्ट हो जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर वाटर के मीडियम में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तादाद कम होना शुरू हो जाए, लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना शुरू हो जाए, तो तब क्या होगा? वाटर की स्टेट अगेन चेंज होगी फ्रॉम लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट। और ये कब होता है? ये कंडीशन कब होती है? जब टेम्परेचर उस मीडियम का इंक्रीज कर दिया जाए, यानी जैसे मीडियम को हम टेम्परेचर हाई प्रोवाइड करेंगे, ऑटोमेटिकली ये हाई टेम्परेचर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करेगा। और इसके ब्रेक होने की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है वो खत्म हो जाएगी, और वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो जाएंगे और गैसियस स्टेट के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। अब अच्छा, वाटर की एक और प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं, कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस। बेसिकली दीज आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस व्हिच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वाटर। कोहेसिव फोर्सेस क्या है? दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, यानी जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान में
जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है उसको हम कोहेसिव फोर्स का नाम देते हैं या फिर कोहिजन का नाम देते हैं। अब देखें आप लोगों के सामने ये दो कार्टून मौजूद हैं, ये दोनों के दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। तो जो लाइक चीजें मौजूद होती हैं, जो सिमिलर चीजें मौजूद होती हैं, उन सिमिलर चीजों के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद हो उसको हम कोहेसिव या कोहिजन का नाम देते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स सिमिलर होते हैं, इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होगी उसको हम फोर्स कोहिजन फोर्स का नाम देते हैं। और बच्चों ये जो कोहेसिव फोर्स होती है ये किस वजह से होती है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोर विल बी द कोहेसिव फोर्स। और इसकी वजह से फायदा क्या होता है? दिस कोहेसिव फोर्स विल कॉज फ्लो ऑफ वाटर विदाउट ब्रेक। यानी अगर किसी मीडियम में वाटर फ्लो कर रहा होगा तो उसके अंदर ब्रेकेज नहीं होती, वाटर का फ्लो कंटिन्यूअसली रहता है, मुसलसल जारी रहता है, उसके अंदर गैप नहीं आता। दिस इज ड्यू टू कोहिजन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। अब उसकी एग्जांपल बिल्कुल सिंपल सी है कि प्लांट्स के अंदर जाइलम टिश्यू होती है, इस जाइलम टिश्यू के अंदर वाटर जो है ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट की सारी बॉडी के अंदर। अब इस जाइलम टिश्यू के अंदर वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, और इनका आपस में जो जुड़ना है दिस इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनमें जो फोर्स डिवेलप होती है उसको हम कोहेजन का नाम देते हैं। और इस कोहेजन की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़के जुड़े हुए होते हैं, तो जब एक वाटर मॉलिक्यूल पुल होता है अपवर्ड तो उसके साथ नीचे वाले तमाम वाटर मॉलिक्यूल्स भी पुल हो जाते हैं, और ये सिलसिला जारी रहता है। उसके बाद नेक्स्ट बच्चे हम एडिशन को डिस्कस करते हैं। एडिशन भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, बट दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज बिटवीन टू दिस सिमिलर थिंग्स। दो डिफरेंट चीजों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम एडिशन का नाम देते हैं। आप सामने इसको देखिएगा कि ये दो कार्टून हैं, एक दूसरे से जो है बिल्कुल डिफरेंट। अब अच्छा अगर आप लोग इनको देखें तो इन दोनों के अंदर भी एक फोर्स मौजूद है, इस फोर्स को हम नाम देते हैं एडहीजन। और ये जो एडहीजन वाली फोर्स है ये भी वाटर के मीडियम के अंदर मौजूद होती है, और इसका भी बड़ा अहम तरीन रोल होता है। और वो अहम तरीन रोल क्या है? वाटर की किसी भी मीडियम के अंदर जो क्लाइंबिंग है उसको ये एडहीजन वाली फोर्स सपोर्ट करती है। अब देखें आप लोगों के सामने ये एक डायग्राम मौजूद है। फर्ज कर लेते हैं कि ये जाइलम टिश्यू है जिसकी एक वॉल ये वाली है और दूसरी साइड पर एक और वॉल मौजूद है। अब इस जाइलम ट्यूब के अंदर ये वाटर मॉलिक्यूल मौजूद है और ये भी एक और वाटर मॉलिक्यूल मौजूद है। अब इन दोनों वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है इसको हम कहते हैं कोहेजन। और नेक्स्ट अगर आप इन वाटर मॉलिक्यूल की ये जो बॉन्डिंग हो रही है सरफेसेस के साथ, जाइलम वेसल की सरफेसेस के साथ, ये जो बॉन्डिंग हो रही है बच्चों ये भी एक बेसिकली फोर्स होती है, और इसका नाम क्या है? एडहीजन। और इसी फोर्स की वजह से वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं इनको क्लाइंबिंग करने में, अपवर्ड मूवमेंट करने में बड़ी आसानी होती है। और इसी वजह से ही वाटर एक्ट करता है एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम इन प्लांट्स। एक और प्रॉपर्टी है बच्चे वाटर की, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको भी हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? इसके बच्चे हम पहले पहले करते हैं डेफिनेशन। नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी अगर किसी मीडियम का जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, और हमारी ख्वाहिश ये है कि इसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 16 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, तो बच्चों उसके लिए जो हमें नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड होती है, जितनी अमाउंट में हमें हीट देना पड़ती है बच्चों, वो अमाउंट ऑफ हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कहलाती है। और वो कितनी है? 1 कैलोरी पर ग्राम, या हम इस कैलोरी को जाउल के अंदर भी यानी कि मेंशन कर सकते हैं। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जाउल पर ग्राम। इसी हीट कैपेसिटी को हम
एक और अंदाज से भी डिफाइन कर लेते हैं कि नंबर ऑफ किलो कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी अगर हमारे पास 1 किलोग्राम पानी मौजूद है किसी मीडियम के अंदर और उसका टेम्परेचर है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, और हम उसका टेम्परेचर 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर इंक्रीज करना चाहें तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, हमें हीट देना पड़ेगा। और कितनी हीट हम देंगे उसको करेंगे कैलकुलेशन। तो बच्चों उसकी जो कैलकुलेशन के बाद हमें फिगर मिलेगी वो फिगर क्या होगी, दैट विल बी द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट वाटर। अब बच्चे आप सामने देखिएगा कि एक बीकर है, इस बीकर के अंदर 1 kg वाटर मौजूद है, इसका टेम्परेचर कितना है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमारी ख्वाहिश क्या है कि इसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 16 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, हीट देना पड़ेगा। और जैसे ही हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो इसका टेम्परेचर 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। जब टेम्परेचर 16 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो तब बच्चे हम करेंगे कैलकुलेट कि कितनी हीट हमने इसको प्रोवाइड की है। तो बच्चों जो हीट की अमाउंट होगी ना उसको हम यूनिट देंगे किलो करके, क्योंकि वाटर केजी के अंदर हमने मेंशन किया है तो उसके लिए जो यूनिट इस्तेमाल होगा वो भी किलो कैलोरी का ही होगा। अगर बच्चे मीडियम हम ग्राम के अंदर शो करेंगे यानी 1 ग्राम ऑफ वाटर, तो उसकी जो हीट कैपेसिटी होगी वो भी किलो कैलोरी में नहीं होगी, जस्ट कैलोरी में होगी। तो दैट 1 किलो कैलोरी इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ 1 kg ऑफ वाटर। अब बच्चों अगर हम ये देखें कि हीट कैपेसिटी वाटर की जो है वो बाकी सब्सटेंसेस के मुकाबले में ज्यादा है या फिर कम है, तो बच्चों इसका जवाब क्या है, इसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है। बाकी जो सब्सटेंसेस हैं उनकी हीट कैपेसिटी वाटर के मुकाबले में कम है। अब उसकी रीजन क्या है, तो जो रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इसी की वजह से इसकी हीट कैपेसिटी भी ज्यादा होती है। वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है उसकी वजह से हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है। कैसे ज्यादा हो जाती है बच्चे, बात यह है कि जब हम वाटर को हीट सप्लाई करते हैं तो उस हीट का बहुत सारा हिस्सा वाटर के अंदर मौजूद हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के अंदर इस्तेमाल हो जाता है। बाकी जो हीट बचती है वही वाटर के टेम्परेचर को बढ़ाती है। लेकिन इसके मुकाबले में जो बाकी सब्सटेंसेस हैं उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या तो बहुत कम होती है या नहीं होती, लिहाजा उनको जो हीट सप्लाई की जाती है वो जस्ट टेम्परेचर को ही बढ़ाने में इस्तेमाल हो जाती है। यही वजह है कि वाटर के अंदर हीट कैपेसिटी ज्यादा और बाकी सब्सटेंसेस के अंदर हीट कैपेसिटी कम होती है। और इसकी वजह से वाटर एक्ट करता है एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइजर। टेम्परेचर को हमारी बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गन की बॉडी के अंदर स्टेबलाइज करने के अंदर पानी का बड़ा रोल होता है। दिस वाटर प्रोटेक्ट द बॉडीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम सडन थर्मल चेंजेस, यानी अचानक टेम्परेचर के अंदर होने वाली जो तब्दीलियां हैं उनसे जो नुकसान पहुंच सकता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उस नुकसान से वाटर बचा लेता है। अगर कोई इंसान या कोई दूसरा एनिमल बाहर निकलता है, हीट उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होती है, तो बच्चों उस हीट का बहुत सारा हिस्सा उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पानी में मौजूद हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने के अंदर इस्तेमाल होता है। और जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होती जाएगी वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेट होते होते जाते हैं और इवेपोरेट होते जाते हैं। बाकी जो हीट बचती है जस्ट वही टेम्परेचर के अंदर इजाफा करती है। इस तरह से हीट बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब ज्यादा होती है लेकिन टेम्परेचर के अंदर जो चेंज होती है वो बहुत कम होती है। नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, दैट इज हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, कैलोरीज एब्जॉर्ब पर ग्राम वेपोराइज्ड, यानी 1 ग्राम अगर पानी मौजूद है उसको अगर वेपर के अंदर, बुखारात के अंदर तब्दील करना है तो डेफिनेटली हमें हीट देना पड़ेगा। कितनी कैलोरीज हीट की प्रोवाइड करेंगे जिसकी वजह से 1 ग्राम वाटर जो है वेपोराइज हो जाए।
बच्चों जो अमाउंट ऑफ कैलोरीज हम प्रोवाइड करेंगे वाटर को वेपोराइज करने के लिए, उसी को ही हम हीट ऑफ वेपोराइजेशन का नाम दे देते हैं। डेफिनेटली हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से ज्यादा होती है। कितनी? 574 किलो कैलोरी पर केजी या 574 कैलोरी पर ग्राम। दिस इज अगेन हाई, जस्ट लाइक हीट कैपेसिटी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसके मुकाबले में हाई होती है? बाकी सब्सटेंसेस के मुकाबले में हाई होती है। और बच्चों इसका फायदा क्या होता है? बेनिफिट या एडवांटेजेस लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या मिलते हैं? ड्यू टू हीट ऑफ वेपोराइजेशन कूलिंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर हम एनिमल्स की एग्जांपल दें तो बच्चों एनिमल्स के अंदर जब हीट बॉडी में एंटर होती है तो बच्चों ये हीट स्वेटिंग यानी कि पसीना खारिज करती है। और जैसे ही पसीना खारिज होता है, स्वेटिंग होती है, तो उसके नतीजे में बॉडी कूल हो जाती है, कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है। बिल्कुल इसी तरीके से जब प्लांट्स की बॉडी के आसपास टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर बॉडी के अंदर हीट एंटर होती है प्लांट्स की बॉडी में, तो ये हीट वाटर को ट्रांसफायर कर देती है। वाटर मॉलिक्यूल वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट्स की बॉडी से बाहर निकलते हैं और कूलिंग इफेक्ट पैदा करते हैं। यही वजह है कि गर्मी के मौसम में जब हम किसी दरख्त के नीचे जाकर ठहरते हैं तो हमें वहां ठंडा का एहसास होता है। तो ये जो ठंडा का एहसास है, दैट इज द कूलिंग इफेक्ट विच इज ड्यू टू हीट ऑफ वेपोराइजेशन। एक और इसका एडवांटेज ये भी है कि इट आल्सो कॉजेज द रेगुलेशन ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं, और इन रिएक्शन के नतीजे में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो साथ ही कुछ हीट भी रिलीज होती है और ये हीट वेपोराइजेशन का सबब बनती है। और इसके नतीजे में जब हीट वेपोराइजेशन के नतीजे में बाहर निकलती है वेपर्स को लेकर, तो बच्चों बॉडी के अंदर टेम्परेचर रेगुलेट हो जाता है। इसकी भी एग्जांपल बच्चे हम डिस्कस करते हैं। एक बीकर है हमारे पास और इसके अंदर 1000 ml वाटर मौजूद है और इसका टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमने इस बीकर को हीट सप्लाई की। जब हीट सप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली इस बीकर के अंदर मौजूद वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, इस बीकर के अंदर मौजूद वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होती जाएगी, वाटर के मॉलिक्यूल्स सेपरेट होते जाएंगे और ये वाटर के मॉलिक्यूल सेपरेट होने के बाद इवेपोरेट। अगर हम कैलकुलेशन कर लें कि 1000 ml वाटर में से अगर जस्ट 2 ml वाटर इवेपोरेट हो जाए तो नतीजा उसका क्या निकलेगा? रिमेनिंग 998 ml वाटर जो होगा उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड डाउन हो जाएगा, यानी 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 29 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। फिर अगर हम इसको दोबारा हीट प्रोवाइड करते हैं, अगेन इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचेगा और फिर कुछ वाटर बाहर रिलीज हो जाएगा। और वाटर जब बाहर रिलीज होगा तो रिमेनिंग टेम्परेचर, जो रिमेनिंग वाटर होगा उसका टेम्परेचर अगेन 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा। तो इवेपोरेशन ऑफ ओनली 2 ml आउट ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर लोअर द टेम्परेचर ऑफ रिमेनिंग 998 ml बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट बच्चे एक और प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, उसका नाम है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। डेफिनेशन इसकी क्या होगी? इट कैन बी डिफाइंड एज द रिडक्शन ऑफ कांटेक्ट एरिया बिटवीन वाटर एंड हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस। यानी हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस और वाटर के दरमियान जो कांटेक्ट एरिया होता है उसको रिड्यूस करना, उसको मिनिमाइज करना हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन कहलाता है। अब इसकी जो एग्जांपल है, अब अच्छा आप लोग देखिएगा कि एक मीडियम आपके सामने मौजूद है, ये वाटर का मीडियम है। इस मीडियम के अंदर आप लोगों को अच्छी खासी तादाद में वाटर के मॉलिक्यूल्स नजर आएंगे। देखें ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, इसी तरह से ये भी वाटर का मॉलिक्यूल है, ये भी वाटर का मॉलिक्यूल है। इस तरह के बेशुमार वाटर के मॉलिक्यूल आपको इस मीडियम के अंदर नजर आएंगे।
और इन वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। अगर हम इस मीडियम के अंदर कुछ ड्रॉप्स ऑयल के डाल दें, तो चूंकि ऑयल का ताल्लुक हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस के साथ होता है, लिहाजा ये ऑयल के जो ड्रॉप्स हैं अपने आप को इस मीडियम के अंदर अजनबी महसूस करते हैं, क्योंकि ये मीडियम उनके लिए नहीं है। हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस हमेशा वाटर रिपेलेंट सब्सटेंसेस होते हैं। अब जैसे वाटर के अंदर इन ऑयल के ड्रॉप्स को डालेंगे, जैसे ये ऑयल का एक ड्रॉप है, इसी तरह से ये ऑयल का एक और ड्रॉप है, और फिर ये एक थर्ड ड्रॉप है ऑयल का, तो बच्चे इन ऑयल ड्रॉप्स के आसपास वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, और इस तरह से इन ऑयल ड्रॉप्स के आसपास एक ऐसा एरिया डेवलप हो जाता है जहां वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, और इस एरिया को हम नाम देते हैं कांटेक्ट एरिया। इस ऑयल ड्रॉप के आसपास ये कांटेक्ट एरिया है, दूसरे ऑयल ड्रॉप के आसपास ये वाला कांटेक्ट एरिया है, और इसी तरह से ये जो तीसरा ऑयल ड्रॉप है इसके आसपास भी वाटर के मॉलिक्यूल अटैच हैं, कांटेक्ट एरिया मौजूद है। अब बच्चे होता यह है कि इन वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर ये जो ऑयल ड्रॉप्स होते हैं इनकी कोशिश क्या होती है कि अपने कांटेक्ट एरिया को जितना रिड्यूस कर सके वो करने की कोशिश करते हैं। और ऐसा मुमकिन कब होता है? ऐसा मुमकिन बच्चे उस वक्त होता है जब ये वाटर के अंदर ऑयल ड्रॉप्स आपस में इकट्ठे होना शुरू हो जाए, यानी ये वाटर के अंदर ऑयल ड्रॉप्स आपस में इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे इकट्ठे होते जाएंगे तो इनके आसपास ये जो एरिया है कांटेक्ट एरिया ये भी डेवलप होगा। अब ये टोटल जो कांटेक्ट एरिया है ये कम है एज कंपेयर टू दीज 3 ऑयल ड्रॉप्स, यानी इन 3 ऑयल ड्रॉप्स के आसपास का जो कांटेक्ट एरिया है वो ओवरऑल ज्यादा होता है, और जब ये 3 ऑयल ड्रॉप्स इकट्ठे हो जाए तब इनका जो कांटेक्ट एरिया है वो कम हो जाए। अब ये जो कांटेक्ट एरिया के अंदर ये रिडक्शन हुई है, इसी रिडक्शन को ही हम हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन का नाम दे देते हैं। और फिर क्या होता है, यही तीनों ड्रॉप्स आपस में फ्यूज हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये वाटर के मीडियम की अपवर्ड साइड की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं, और एक स्टेज ऐसी आती है कि जब यह ऑयल ड्रॉप्स वाटर के मीडियम की बिल्कुल सरफेस पर आ जाते हैं। जब यहाँ पर बिल्कुल सरफेस पर आ जाएंगे तो तब इनका कांटेक्ट एरिया मजीद रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि इन लिपिड्स के मॉलिक्यूल का जो लोअर सरफेस वो एरिया होगा वो तो वाटर के साथ कांटेक्ट करेगा, लेकिन जो अपर सरफेस एरिया होगा वो कांटेक्ट में नहीं होगा, उसकी रिडक्शन हो जाएगी। और बच्चों इसी को ही हम क्या नाम देंगे? हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। अब बच्चों हम हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन का रोल डिस्कस करते हैं। अब आप यहां पर देखें लिखा हुआ है कि बायोलॉजिकली हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन प्लेस की रोल इन मेंटेनिंग द इंटेग्रिटी ऑफ लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन, के सेल्स को बनाने वाली ये जो लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन है इनकी इंटेग्रिटी को, इनकी यूनिटी को मेंटेन करने की खातिर हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन का बड़ा रोल होता है। बच्चे ये आप लोग के सामने डायग्राम मौजूद है, ये बेसिकली फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल हैं, और आप लोग को पता है कि फास्फोलिपिड का जो एक मॉलिक्यूल है उसके 2 पार्ट होते हैं। वन पार्ट इज कॉल्ड हाइड्रोफिलिक हेड एंड अदर पार्ट इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक टेल्स। जब किसी मीडियम के अंदर जब किसी मीडियम के अंदर फास्फोलिपिड्स के बहुत सारे मॉलिक्यूल डाल दिए जाएं, तो बच्चों होता क्या है कि ये तमाम फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल अरेंजमेंट करते हैं। किस तरह से अरेंजमेंट करते हैं? यहाँ पर माइसिन के अंदर देखिएगा कि ये इस तरह से अरेंजमेंट करते हैं, इन फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल के हेड बैरूनी साइड पर, और जो फास्फोलिपिड की के मॉलिक्यूल्स की टेल होती हैं वो अंदरूनी साइड पर इकट्ठे हो जाती हैं, और इन टेल्स के दरमियान में जो फोर्स मौजूद होती है उसको हम हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन का नाम देते हैं, और इस तरीके से इनका जो कांटेक्ट एरिया है वो रिड्यूस हो जाता है। अगर फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल थोड़ी तादाद के अंदर मौजूद हों तो उनका ये जो क्लस्टर बनता है इस क्लस्टर को हम माइसिन का नाम दे देते हैं। इसी तरीके से अगर किसी मीडियम के अंदर फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स की तादाद ज्यादा हो जाए तो तब ये फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल 2 लेयर्स के अंदर अपने आप को अरेंजमेंट कर लेते हैं। वन इज आउटर लेयर एंड अदर इज इनर लेयर।
जो आउटर लेयर है, इसकी आउटर लेयर की आउटर साइड पर हाइड्रोफिलिक हेड आते हैं और इसके अंदर हाइड्रोफोबिक टेल। बिल्कुल इसी तरह से जो इनर लेयर है, उस इनर लेयर की भी बैरूनी साइड पर ये क्या है, हाइड्रोफिलिक हेड है, और ये अंदर की तरफ क्या है, हाइड्रोफोबिक टेल्स। और इस तरह से एक बिग क्लस्टर बन जाता है, और इस बिग क्लस्टर को हम लिपोसोम का नाम दे देते हैं। और अगर किसी मीडियम के अंदर फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल की तादाद इससे भी ज्यादा हो, तो तब इनकी अरेंजमेंट बाई लेयर शीट की शक्ल में होता है, जैसे आमतौर पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होती है कि एक लेयर फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल की आउटर साइड पर बनती है, दूसरी लेयर फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल की इनर साइड पर बनती है, और इस आउटर और इनर साइड के दरमियान में दोनों फास्फोलिपिड दोनों लेयर को बनाने वाले फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल की टेल्स इकट्ठे हो जाती हैं। तो ये इनर रीजन जो है ये कहलाता है हाइड्रोफोबिक, और जो आउटर रीजन है ये कहलाता है हाइड्रोफिलिक। अब इस हाइड्रोफिलिक रीजन में वाटर मॉलिक्यूल जो ना उसकी अटैचमेंट हो जाती है, और इनर साइड पर वाटर के मॉलिक्यूल्स की अटैचमेंट नहीं होती, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोफोबिक टेल्स। और इस तरह से ये जो मेम्ब्रेन्स होती हैं सेल्स की, यह मेंटेन रह जाती हैं। बैरूनी सर पर और अंदरूनी सर पर वाटर होता है, और वाटर के साथ हाइड्रोफिलिक हेड अटैच होते हैं, टेल्स अटैच नहीं होती। टेल्स क्यों अटैच नहीं होती? ड्यू टू हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। वाटर की वजह एक और फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं, एक्सपेंशन एंड सरफेस टेंशन। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? एक्सपैंड हो जाना। और सरफेस टेंशन भी एक इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। बच्चों इसको हम डिस्कस करते हैं कि वाटर एक्सपेंड्स व्हेन टेम्परेचर फॉल्स बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता वाटर एक्सपैंड हो जाता है, और जब वाटर एक्सपैंड होगा ऑटोमेटिकली इट विल कन्वर्ट इनटू सॉलिड स्टेट कॉल्ड आइस। और आइस की जो डेंसिटी होती है वो लेस होती है एज कंपेयर टू वाटर। यही वजह है कि आइस वाटर के ऊपर फ्लो करती है ड्यू टू लेस डेंसिटी। द रीजन इज दैट, इसकी रीजन क्या है बच्चे? इसकी रीजन है तीन। पहली रीजन क्या है? आइस हैज जॉइंट स्ट्रक्चर। जो आइस की स्ट्रक्चर होती है दैट इज बिग, लार्ज इसका साइज होता है एज कंपेयर टू वाटर। दूसरी वजह हाई सरफेस टेंशन, इसकी सरफेस टेंशन भी हाई होती है। किसकी? आइस की। तीसरी रीजन, शो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आइस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तादाद मैक्सिमम होती है, हेंस दे आर अरेंज्ड लाइक अ लैटिस। यही वजह है कि आइस के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी अरेंजमेंट कैसे हो जाती है? जस्ट लाइक अ लेटस। लेटस कहते हैं जाली को, जैसे एक जाली होती है ना, उसी जाली नुमा शक्ल में वाटर के मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट होती है। आप लोग बच्चे सामने डायग्राम देखिएगा, ये क्या है? एक लेटस है, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, फिर यह दूसरा मॉलिक्यूल है, इसी तरह से ये तीसरा वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर का एक मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन एटम है दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन एटम के साथ बाइंड करता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिर इन वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान डेवलप होती है, और इसके नतीजे में ये वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं ये स्पेस के ऊपर चले जाते हैं। जब ये स्पेस के ऊपर चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इनकी डेंसिटी तो हो जाएगी लो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसकी हो जाएगी हाई, और वाटर मॉलिक्यूल ऐसी सिचुएशन में कन्वर्ट होकर आइस में तब्दील हो जाएंगे। और इसका रोल क्या है? इसी एक्सपेंशन और सरफेस टेंशन की वजह से, लो डेंसिटी की वजह से इसकी इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्या है? इन फ्रीजिंग वेदर, यानी कि जब वेदर ऐसा हो जाए कि टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पहुंच जाए, बिलो फ्रीजिंग यानी टेम्परेचर माइनस के अंदर चला जाए, आइस फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक्स। झीलों के ऊपर या तालाबों की सरफेस के ऊपर आइस बन जाती है, फॉर्मिंग एंड इंसुलेटिंग लेयर। और इस तरह से आइस की एक ऐसी लेयर ऊपर की तरफ हो जाती है विच एक्ट्स एज एन इंसुलेशन। और यही इंसुलेशन लेयर जो होती है ये प्रोटेक्ट करती है लाइफ को जो उस पानी के अंदर मौजूद होती है।
इसी इंसुलेशन की वजह से बच्चों हीट की पेनिट्रेशन नहीं होती और अंदर आइस के नीचे जो पानी मौजूद होता है उसका टेम्परेचर नॉर्मल ही रहता है और उस नॉर्मल टेम्परेचर में जो एक्वेटिक लाइफ है उसको सपोर्ट मिलती है और सपोर्ट मिलने की वजह से उनकी लाइफ इजीली गुजर जाती है। यही वजह बच्चे कि बाहर का टेम्परेचर चाहे जितना भी कम क्यों ना हो जाए, उस लो टेम्परेचर वाले एरिया के अंदर भी जो पॉन्ड मौजूद होगा, जो दरिया मौजूद होगा, उसके अंदर जो लाइफ होगी वो बिल्कुल कंफर्टेबल रहेगी, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर तो माइनस में होगा लेकिन वाटर के अंदर का जो टेम्परेचर है जहां लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो नॉर्मल ही रहेगा, क्योंकि उस वाटर से हीट बाहर निकल नहीं सकती ड्यू टू आइस फॉर्मेशन ऑन द सरफेस। नेक्स्ट बच्चे एक और फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं, इसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर का आयोनाइज हो जाना, यानी वाटर के मॉलिक्यूल का कन्वर्ट होकर आयंस में तब्दील हो जाना, इसको हम आयोनाइजेशन ऑफ वाटर का नाम देते हैं। और बच्चों जब वाटर के मॉलिक्यूल्स की आयोनाइजेशन होती है तो हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सल आयंस बनते हैं। जब भी बच्चे बात हम आयोनाइजेशन की करते हैं ना तो उसके अंदर हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट। अब इसका मतलब क्या है कि वाटर के मॉलिक्यूल किस हद तक आयोनाइज होते हैं उसको ही हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट का नाम देते हैं। बच्चों आयोनाइजेशन कांस्टेंट प्योर वाटर की अगर देखें तो कितनी होती है, 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर हाइड्रोजन आयंस के लिए और 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर हाइड्रोक्सल आयंस के लिए। ये आयोनाइजेशन कांस्टेंट वैल्यू किस टाइम होती है, अगर वाटर प्योर हो, उसके अंदर कोई सैल्यूट मौजूद ना हो। और वाटर की आयोनाइजेशन कांस्टेंट वैल्यू कितनी होगी, इन दोनों कांस्टेंट आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यूज को अगर इकट्ठा कर लें तो वो वाटर की आयोनाइजेशन कांस्टेंट वैल्यू बन जाती है, यानी 10⁻⁻7 मोल हाइड्रोजन आयंस, 10⁻⁻7 मोल हाइड्रोक्सल आयंस, अगर इकट्ठा कर लिया जाए इनको तो ये बन जाएगा 10⁻⁻14 मोल्स पर लीटर। दिस विल बी द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ प्योर वाटर। और अगर उस पानी के अंदर बच्चों कोई सैल्यूट मौजूद, उसकी पीएच के अंदर फर्क आ जाए, मसलन अगर कोई ऐसा सैल्यूट मौजूद है जिसकी वजह से वाटर की जो पीएच वैल्यू है वो कम हो गई है, यानी कि न्यूट्रल पीएच 7 है उससे कम हो गया, 6 हो गई है या 5 हो गई है या फिर 4 हो गई है, तो ऐसी सिचुएशन में जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट होती है हाइड्रोजन आयंस की और हाइड्रोक्सिल आयंस की वो चेंज हो जाती है। अगर एसिडिक मीडियम बन जाएगा तो डेफिनेटली वहां पर आयोनाइजेशन कांस्टेंट वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन आयंस विल बी मोर, -7 की बजाय -6 या -5 या फिर -4 होगी। और उसके मुकाबले में फिर हाइड्रोक्सल आयंस की जो वैल्यू होगी आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वो 7 से ज्यादा होगी। अगर -6 हो जाती है हाइड्रोजन आयंस की आयोनाइजेशन कांस्टेंट वैल्यू तो -8 हो जाएगी हाइड्रोक्सल आयंस की आयोनाइजेशन कांस्टेंट वैल्यू। और ये सिचुएशन कब होती है, जब वाटर प्योर ना हो। अब इसका रोल क्या होता है बच्चों, वाटर की जब आयोनाइजेशन होती है तो हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सल आयंस बनते हैं और फिर यही दोनों टाइप्स के आयंस हमारी बॉडी के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। आखिरी प्रॉपर्टी है बच्चे प्रोटेक्शन, यानी कि वाटर का जो रोल प्रोटेक्शन के अंदर है वो कैसा हो। तो बच्चे इसके अंदर हमने दो पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। वाटर एक्ट्स एज एन ल्यूब्रिकेंट, ल्यूब्रिकेंट कैसे सब्सटेंस को कहते हैं जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, जो रगड़ को कम करता है। प्रोटेक्शन, वाटर प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रिक्शन। अब इसकी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे आप लोग ने पढ़ा हुआ है कि हार्ट है, हार्ट के बाहर पेरिकार्डियल फ्लूइड मौजूद होता है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हार्ट को, ठीक है ना। तो उस वक्त ये पेरिकार्डियल फ्लूइड एक ल्यूब्रिकेंट के तौर पर रोल प्ले करता है और इसी पेरिकार्डियल फ्लूइड में मेन कंपोनेंट वाटर होता है। साइनोवियल फ्लूइड जॉइंट्स के अंदर मौजूद होता है, साइनोवियल कैविटी के अंदर, ये भी बच्चे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एक्ट करता है एज एन ल्यूब्रिकेंट। प्लूरल फ्लूइड लंग्स के आसपास मौजूद होता है,
जो लंग्स की प्रोटेक्शन करता है, और ये पोल्यूबल फ्लूइड भी एक्ट करता है एज ए ल्यूब्रिकेंट। इसके अलावा यही वाटर जो ना एक्ट्स एज कुशन, तकिए की तरह, गद्दे की तरह ये भी अपना रोल प्ले करता है, एंड इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम ट्रॉमा एंड फिजिकल इंजरी। ट्रॉमा कहते हैं चोट को, फिजिकल इंजरी कहते हैं किसी भी जिस्मानी इंजरी को, जख्म को या चोट को। अगर बच्चों ट्रॉमा और फिजिकल इंजरी को देखा जाए तो इसमें भी वाटर का बड़ा रोल होता है, और उसके एग्जांपल बेहतरीन CSF है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, जो ब्रेन की प्रोटेक्शन करता है, एंड इट एक्ट्स एज कुशन, कुशन के तौर पर यह रोल प्ले करता है।